हे दोस्तों, इतना देरी से वीडियो डालने के लिए सॉरी मांगता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। चैप्टर 29 किस चोर। वो तो एक टक बस त्रिशा को देखने में खोया हुआ था कि तभी वह त्रिशा के तरफ खोए हुए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम रखा उसका पैर स्लिप हो गया और वह सीधा त्रिशा के साथ फर्श में गिर गया, जिसके साथ ही अकाया के होठ त्रिशा के होठ से टच हो गया, जिसके कारण त्रिशा हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। इस वक्त अकाया त्रिशा के ऊपर था और त्रिशा उसके नीचे, और दोनों के होठ एक दूसरे के बेहद करीब थे। वही अकाया को त्रिशा के होठ किसी रुई की तरह सॉफ्ट सा फील हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो इसे अभी एक बार चख कर देख ले। अकाया अपनी इस इच्छा को रोक ना पाया और वो अपने होठ को त्रिशा के होठ से फ्रेश करने लगा। फिर धीरे धीरे अपने जीभ से त्रिशा के अपर और लोअर लिप को लिक करने के साथ सक करने लगा। इस वक्त अकाया अपने कंट्रोल में नहीं था। शायद ये पहली बार था जो अकाया अपने कंट्रोल से बाहर था, लेकिन ये सब कर उसे पहली बार अंदर से एक अलग सी इमोशन फील हो रहा था। इधर त्रिशा जो पहले ही अकाया के होठ से टच होने से हैरान थी, वो अकाया के ऐसा करने से उसे गुस्से में देखने लगी और गुस्से से अपने चेहरे को उससे दूर कर कहा, दादाजी, इस काले चिंपांजी कानखजुरे बागर बिल्ले को मेरे से दूर कीजिए, वरना मैं इसके लोहे जैसे शरीर से दबकर मर जाऊंगी। वही अकाया त्रिशा के ऐसा करने से उसे नाखुशी से देखने लगा, जैसे कि त्रिशा ने उसकी कोई कीमती चीज उससे दूर कर दी हो। अकाया का सिर सामने होने के कारण धीरज सिंघानिया राज आहान ने उनके किस को नहीं देखा था, और इधर आहान और राज त्रिशा के मुंह से अपने भाई के लिए नए नए नवाजे गए नाम को सुन मुंह दबाकर हंस रहे थे। वहीं धीरज सिंघानिया त्रिशा की बात सुनकर तो कुछ पल हैरान हो गए थे, लेकिन खुद को नॉर्मल कर सख्त आवाज में बोले, अकाया, तुम मेरी फूल जैसी बच्ची के ऊपर से उठो, तुम्हारे कारण उसे दर्द हो रहा होगा। अकाया अपनी दादू की बात सुन अपने भावहीन चेहरे से एक नजर त्रिशा को देख उसके ऊपर से उठने लगा, लेकिन फर्श पर तेल गिरे होने के कारण वापस फिसलकर उसके ऊपर गिर गया, जिसे देख त्रिशा झल्लाते हुए, ए कान खजुरे, ये क्या बार बार तुम मेरे ऊपर चिविंगम की तरह चिपक रहे हो, जल्दी से उठो मेरे ऊपर से। त्रिशा की बात सुन अकाया अपनी सिल्वर आंखों को छोटी कर उसे घूरकर देखने लगा। वही जैसे ही त्रिशा की नजर उसकी घुरती हुई सिल्वर आंखों से मिली, उसको देख त्रिशा को डर और घबराहट दोनों महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे अब अकाया से एक खतरनाक वाइब्स आ रही थी। अकाया त्रिशा की आंखों में अपने लिए डर देखकर उसके होठ हल्के से मुड़े, लेकिन कुछ ही सेकंड में नॉर्मल भी हो गए। शायद वो स्माइल कर रहा था, लेकिन देखकर लग रहा था कि उसे स्माइल करने नहीं आता था। फिर वो अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ त्रिशा को देखते हुए सख्त आवाज में, मुझे भी तुमसे चिपकने का कोई शौक नहीं। इधर देखो, फर्श पर तेल गिरा है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर दोबारा गिर गया। त्रिशा उसकी बात सुन फर्श पर देखती, जहां सच में तेल गिरा था। वही ये कहकर अकाया उसके ऊपर से इस बार सावधानी से उठ गया और त्रिशा को बिना देखे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया, और लिफ्ट के अंदर घुसकर उसका बटन प्रेस कर वहां से चला गया। वही त्रिशा मुंह खोले उस तरफ देखने लगी जहां से अकाया गया था। उसे लगा था कि वो उसे उठाएगा, लेकिन वो तो उसे बिना उठाए चला गया था, जिसे देख त्रिशा मन में, कितना अकड़ू टाइप का लड़का है। हूहू स्मक, बदतमीज गाही का एक बार भी नहीं सोचा इसे उठा दूं, और ऐसे ही चला गया। खड़ूस मक्खी जूस काला चिपांजी। फिर त्रिशा रोने वाले एक्सप्रेशन के साथ, और मेरा फर्स्ट किस भी चुरा लिया, किस चोर गही का। ये सब कहते हुए त्रिशा अकाया को बहुत मन में कोस रही थी। वही त्रिशा के बदलते एक्सप्रेशन देख धीरज सिंघानिया को लगा कि त्रिशा अकाया की बातों को सुन नाराज हो गई है, इसलिए वो जल्दी से त्रिशा की तरफ देखते हुए, त्रिशा बेटा, तुम नाराज मत होना, मेरा ये खड़ूस पोता ऐसा ही है, और ये सभी से ऐसे ही टोन में बात करता है। फिर राज और आहान की तरफ देखते हुए, अरे नालायको, तुम लोग उधर खड़े होकर टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, इधर आओ और मेरी मदद करो त्रिशा बेटा को उठाने में। राज और आहान उनकी बात को सुन एक साथ जी दादाजी बोल जल्दी से दरवाजे के साइड से होते हुए उनके पास आकर त्रिशा को उठाने में मदद करने लगे। वही इधर रोनित भी फर्श पर गिरा था, जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान ही नहीं गया था। जब त्रिशा अकाया के साथ फर्श पर नीचे गिर रही थी, तब उसके हाथ से टोजो छूट गया था और वो नीचे गिरने वाला था, जिसको रोनित ने देख लिया था, और रोनित टोजो को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फर्श पर तेल फैले होने के कारण उसका पैर फिसल गया और वो फर्श पर मुंह के बल गिरा गया था। लेकिन किस्मत अच्छी होने के कारण उसने टोजो को गिरने से पहले ही पकड़ लिया था। रोनित के चेहरे में दर्द के बजाय न बयां करने वाली खुशी थी,
क्योंकि आखिर उसने टोजो को जो बचा लिया है। वही टोजो भी अपनी नीली चमकती आंखों से रोनित को देख रहा था, क्योंकि रोनित के वजह से ही आज उसकी हड्डी का चूरमा बनने से जो बचा था। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे थे। वही इधर खड़ी हो गई थी और अपने कपड़े को झड़ा रही थी। त्रिशा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? अगर कहीं दर्द हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, धीरज सिंघानिया ने परेशानी भरे चेहरे के साथ कहा। उनकी बात सुन त्रिशा मुस्कुराते हुए, नहीं दादाजी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी भी जगह दर्द नहीं हो रहा है। त्रिशा की बात सुन धीरज सिंघानिया को राहत मिली, वरना वो तो टेंशन में आ गए थे। धीरज सिंघानिया प्यार से त्रिशा के सर पर हाथ फेरते हुए, ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगा। उनकी बात सुन मुस्कुरा दी। वही साइड में खड़ा राज उन दोनों को देख धीरे से आहान के कान में, क्यों बेसाले आहान, तू तो बोल रहा था कि दादाजी कोई चुड़ैल आंटी लाने वाले हैं, लेकिन वो तो एक सुंदर सी मासूम परी जैसी दिखने वाली लड़की को लाए हैं। और ये तो हमारे दादाजी को दादाजी भी बोल रही है। कहीं तूने जानबूझकर सच में झूठ तो नहीं बोला था मुझे डांट खिलाने के लिए? ऊपर से तेरे प्लेन ने तो आज हमें नरक के दर्शन कराने लायक छोड़ हैं। अब हमारा आगे क्या होगा ये भगवान ही जाने, राज ने ये सब डरे हुए आवाज में कहा। राज की बात सुन आहान रोनी सूरत बनाकर, राज भाई, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही गलत अंदाजा लगा लिया था, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो मैंने दादाजी की आधी बात सुनी थी जिसको मैंने आपको बताया था, और बाकी एक्स्ट्रा बातें मैंने खुद से अंदाजा लगा कर बताया था। आहान की बात सुन राज लगभग हैरानी से चिल्लाते हुए, क्या? ये सुन आहान जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख धीरे कहा, राज भाई आप इतना तेज मत चिल्लाओ वरना दादू को पता चल जाएगा। वही ये आवाज सुन धीरज सिंघानिया उनके तरफ देखते हुए, ये तुम दोनों क्या खुशुर पुशुर कर रहे हो? और राज तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? उनकी बात सुन आहान जल्दी से बोल, कुछ नहीं दादू, एक मच्छर ने राजभाई को काट लिया था, इसलिए वो इतनी जोर से चिल्लाए हैं। आहान की बात सुन त्रिशा और धीरज सिंघानिया उन दोनों को अजीब तरह से देखने लगे। ये देख आहान, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आगे की स्टोरी को जानने के लिए पढ़ते रहिए। रिबॉर्न अ मिस्टीरियस गर्ल, सिया द्विवेदी जी, अब से हम आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे। ओपन माउथ स्माइल और हमारे हीरो को सही समय में एनर्जी ड्रिंक देने की कोशिश करेंगे। टीयर्स ऑफ जॉय, लेकिन इस बार कंजूसी नहीं करेंगे। चैप्टर 30 दो गधे। आहान की बात सुन त्रिशा और धीरज सिंघानिया उन दोनों को अजीब तरह से देखने लगे। ये देख आहान ने कहा, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आहान की बात पर धीरज सिंघानिया ने कहा, तो तुझे किस तरह देखे ये बता, तू तो बातें भी अजीबो गरीबों वाली कर रहा। नलायक, और मच्छर के काटने से कौन इतना तेज चिल्लाता है? और ये राज चिल्लाया तो ऐसे है जैसे सांप ने काट लिया हो। हे भगवान, मैं भी किस दो गधों को बोल रहा हूँ जिनके पास अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। अपने दादू की बात सुन आहान का मुंह फूल गया, और राज को तो अपने ऊपर ही दया आ रही थी कि उसने किस मनहूस घड़ी में आहान की बातों पर विश्वास कर लिया, जिसके वजह से वो आज बेवकूफों में गिना जा रहा है। वही धीरज सिंघानिया की बात सुन त्रिशा हंसने लगी। तभी उसकी नजर साइड में फर्श से उठते हुए रोनित पर पड़ी, जिसके एक हाथ में टोजो था, लेकिन रोनित का सर नीचे होने कारण त्रिशा ने उसका चेहरा नहीं देखा था। वही टोजो को देख त्रिशा मन में, टोजो तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? सॉरी, ये सब मेरी गलती के कारण हुआ, त्रिशा ने चिंता भरी आवाज में मन में कहा। त्रिशा की बात सुन टोजो ने कहा, मास्टर आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस भले इंसान ने मुझे गिरने से बचा लिया, आप इनसे पूछो ना ये ठीक है कि नहीं, मुझे बचाते हुए बेचारा गिर गया। त्रिशा बोली, ठीक है, फिर मैं इससे पूछती हूँ। ये कहकर त्रिशा रोनित के तरफ देखती है। रोनित का चेहरा देख पता नहीं क्यों त्रिशा को रोनित जाना पहचाना लग रहा था, बस उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने रोनित को कहाँ देखा है। त्रिशा इन सब चीजों को साइड में रख रोनित से कहती है, आप ठीक तो है ना? उसकी आवाज सुन रोनित उसके तरफ देखता है और त्रिशा को मुस्कुराते हुए, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस इस छोटे से बनी खरगोश को बचाते वक्त मेरा पैर फिसल गया था। रोनित टोजो को देखते हुए कहा। फिर वो टोजो को अपने हाथ से त्रिशा को देने लगा। त्रिशा टोजो को उसके हाथों से लेते हुए मुस्कुराकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे टोजो को गिरने से बचा लिया। त्रिशा की बात पर रोनित मुस्कुराते हुए, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपके इस बनी खरगोश का क्या नाम है? ये भी आपकी तरह ही बहुत क्यूट है।
वही त्रिशा के बोलने से पहले ही धीरज सिंघानिया बोल पड़े, इसका नाम टोजो है। और रोनित, अभी तो त्रिशा बेटा ने उसका नाम लिया क्या? उनकी बात पर रोनित ने हाँ में सर हिलाया। तो तुम फिर क्यों पूछ रहे हो त्रिशा को उसका नाम? उनकी बात सुन रोनित मन में इस बुरे चालक लोमड़ी को बस बीच में टांग अदाना आता है। मैं तो बस उस क्यूट सी लड़की से पूछ रहा था, तो इन्हें क्या जरूरत थी बोलने की? खड़ूस बूढ़ा हुस्मक ये सब मन में कहते हुए रोनित उन्हें बस जबरदस्ती मुस्कुराकर कहता है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था दादाजी। गाइस, आप लोगों को बता देती, भले ही रोनित धीरज सिंघानिया को मन में बहुत कोसता है, लेकिन वो उनको बहुत मानता है अपने सगे दादा की तरह। बस कभी कभी उसका जीभ फिसल जाता है तो उन्हें कोस देता है। अब स्टोरी में आते हैं। फिर रोनित धीरज जी के पास जाकर उनके पैर छूते हुए, आप कैसे हो दादाजी? इतने दिनों के बाद आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। रोनित की बात सुन धीरज सिंघानिया हल्के गुस्से में, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा और मेरे उस शैतान पोते का 2 सालों बाद दर्शन देने का क्या कारण है? क्या ये तुम बता सकते हो मुझे? उनकी बात सुन रोनित बोला, वो दादाजी बॉस यहाँ अपने न्यू प्रोजेक्ट के कारण आए हैं, और वो यही 6 महीने रहकर उस न्यू प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। उसकी बात पर धीरज सिंघानिया, ओ ये बात है, मुझे लगा ही था। वो नालायक अपने बिजनेस के कारण ही आया है, वरना ऐसे तो आता नहीं कभी। खैर छोड़ो, वो तो ऐसा ही है। गहरी सांस छोड़ते हुए धीरज सिंघानिया ने कहा। फिर त्रिशा की तरफ देखते हुए, सॉरी त्रिशा बेटा, आज ही तुम आए हो और तुम्हारे साथ ये सब हो गया, और मैंने तुम्हारा वेलकम भी अच्छे से नहीं किया, जिसके लिए मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। धीरज सिंघानिया ने मायूस होते हुए कहते हैं। उनके इस बात पर त्रिशा बोली, कुछ नहीं होता दादाजी, जो होना था वो हो गया, अब आप मायूस मत होइए। ये सुन धीरज जी मुस्कुराकर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए, तुम सही कह रही हो बेटा, जो हो गया उस पर क्या अफसोस करना। अब चलो अंदर, मैं तुम्हारा रूम दिखाता, जिसे देख तुम खुश हो जाओगी। त्रिशा ये सुन मुस्कुराते हुए, जी दादू चलिए फिर कहती। फिर दोनों दादा पोती मुस्कुराते हुए दरवाजे के एक साइड से अंदर जाते हैं, जहां पर तेल नहीं फैला था। इधर अहान और राज की नज़र कब से उस बनी खरगोश के ऊपर ठहरी हुई थी। उन दोनों को पता नहीं क्यों टोजो इतना क्यूट लग रहा था कि उससे उन दोनों की नज़र ही नहीं हट रही थी। वो दोनों तो त्रिशा को ले जाते हुए उस बनी को ही अपनी चमकती आंखों से देख रहे थे। शायद टोजो में कुछ तो था जो उन दोनों को उसे देखने मजबूर कर रहा था। तभी धीरज सिंघानिया कुछ दूर चलकर रुक जाते हैं। फिर पीछे पलटकर अहान से, अहान उस जगह को अपने दीनू काका से बोलकर साफ करवा देना। उनकी बात सुन अहान अपने सेंस में आकर, जी दादूजी आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करा दूंगा। उसकी बात पर धीरज सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा और त्रिशा को रूम दिखाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगे। वहीं इधर उनके जाने के बाद रोनित उन दोनों के बीच में घुसकर उन दोनों के गलों में हाथ लपेटते हुए, कैसे हो तुम दोनों? तुम दोनों ने मुझे मिस तो किया है ना, या फिर भूल गए मुझे? रोनित ने मुस्कुराकर उन दोनों से पूछा। रोनित की बात सुन अहान, ऐसा कभी नहीं होगा रोनित भाई कि हम लोग आपको भूल जाए, और हम लोगों ने बहुत मिस किया आपको। बाय द वे रोनित भाई, आने से पहले आपने बताया क्यों नहीं कि आज आप लोग आने वाले हैं? आप बता दिए रहते तो हम लोगों से आज इतना बड़ा कांड ही नहीं होता। वही राज भी खोए हुए, अहान सही बोल रहा है, काश आप बता देते कि आप इतने बजे तक पहुंचने वाले हैं, शायद आज हम आने वाले पनिशमेंट से बच जाते। उन दोनों की बात सुनकर रोनित ने उनसे पूछा, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, और वो किसके लिए प्लान किए थे? चैप्टर 31 डॉक्टर कबीर। अब उन दोनों की बात सुनकर रोनित ने उनसे पूछा, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, और ये किसके लिए प्लान किए थे? रोनित की बात सुन अहान और राज डरी हुई नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। फिर अहान ने जल्दी से बात को बदलते हुए कहा, रोनित भाई आप ये सब छोड़ो, जाकर आराम करो। आप इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे, कहीं ऐसा ना हो जाए आपके आराम करने से पहले मेरा डेविल भाई आपको बुला ले। वैसे भी आपके आंखों के नीचे का डार्क सर्कल देखकर लग रहा है आप बहुत दिनों तक सोए नहीं हो। अहान की बात सुन रोनित अपने पूछे गए बात को भूल गया और रुनासी आवाज में अहान से, तुम सही कह रहे हो अहान, मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ। मेरा डेविल बॉस खुद तो रात रात भर काम करता है और मुझे भी करवाता है। मेरी फूटी किस्मत में चैन की नींद भी नसीब नहीं है। अहान। फिर रोनित अपने हाथ को अहान के कांधे पर रखकर, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अभी आराम करने जाना चाहिए। मेरे लिए इस वक्त अभी हर एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है। ये कहकर रोनित अहान की बातों में आकर वहां से पैलेस के अंदर चला गया।
वही रोनित को जाते देख राज और अहान चैन की सांस लेते हैं। अहान राज की तरफ देखते हुए, अभी तो बाल बाल बचे राज भाई, वरना रोनित भाई को पता चल जाता तो वो हमारे गोशिप ग्रुप के चैट में ठिठोरा पीट देते, फिर हमारी घोर बेइज्जती होती। उसकी बात पर राज उदास होते हुए, अभी पता नहीं चला है लेकिन बाद में पता चल जाएगा अहान। और फिर बिग बॉस और दादाजी तो हम दोनों को छोड़ने वाले नहीं है। राज ने कहा। ऑफ हो राज भाई, आप कितना टेंशन लेते हो। मैं हूं तो किस बात की टेंशन, मैंने कुछ सोचा है जिससे हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अहान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात पर राज अपने आप से धीरे से, उसी बात का तो टेंशन है। तुम जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है, और साथ में खुद भी पीटते हो और मुझे भी पिटवाते हो। अब तो मुझे तुम्हारे सोचने से भी डर लगता है। राज की धीमी बात सुन अहान, आपने कुछ कहा क्या राज भाई। उसकी बात पर राज नाम में सिर हिलाते हुए, मैंने कुछ नहीं कहा है अहान। अहान बोला, ये सब छोड़ो राज भाई, शायद मेरे कान बज रहे हैं। चलो रूम में मेरे साथ, फिर मैं आपको अपना नया आइडिया बताता जिसके बारे में मैंने सोचा है। ये कहकर अहान राज को खींचकर पैलेस के अंदर ले जाने लगा। वही राज मन में, इस बार बचा लेना भगवान, मैं आपको 100 मोतीचूर का लड्डू चढ़ाऊंगा। एंग्विश्ड फोल्डेड हैंड्स। दूसरी तरफ अकाया वॉशरूम से अपने बॉडी को अच्छे से क्लीन करके निकल रहा था। इस वक्त उसने टॉवल को अपनी कमर में लपेटा हुआ था और उसके गिल्ले छोटे बाल सामने माथे पर हल्के बिखरे हुए थे, जिसके कारण वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा था। उसके 6 पैक एब्स में कुछ पानी की बूंदे डायमंड की तरह चमकते हुए नीचे गिर रहा था, जिस वजह से उसकी बॉडी अट्रैक्टिव के साथ हॉट भी लग रहा था। अकाया सीधा वॉशरूम से आने के बाद चेंज करने के लिए क्लोजेट में चला जाता है। 15 मिनट बाद अकाया क्लोजेट से रेडी होकर निकलता है। इस वक्त अकाया ने ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट पहना हुआ था और लेफ्ट हैंड में वॉच, और बालों को जेल से सेट किया हुआ था, जिसमें वो अभी स्वर्ग से उतरे हुए ग्रीक गॉड के समान सुंदर लग रहा था। इस वक्त अगर अकाया को कोई भी लड़की देख लेती तो वो सच में अकाया को अपना दिल दे बैठती। अकाया क्लोजेट से रेडी होकर निकलने के बाद सीधा सोफे में जाकर राइट पैर को लेफ्ट पैर में रख मुड़कर बैठ जाता है। फिर कुछ सोचते हुए टेबल में रखे फोन को उठाकर किसी को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का सोफे पर सोया था। इस वक्त उसके चेहरे पर थकावट साफ दिखाई दे रहा था। तभी उस लड़के के नीचे दबा हुआ फोन का रिंगटोन बजता है। राक्षस शैतान का कॉल आ गया। जान प्यारी है तो उठा ले, उठा ले। शैतान का कॉल आ गया, जान प्यारी है तो उठा ले, उठा ले। ये सुन वह लड़का नींद में ही डर के मारे हड़बड़ाकर सोफे से नीचे गिर जाता है। वही वो लड़का अपने कमर को दर्द में सहलाते हुए सोफे में रखे फोन को देखकर, पक्का ये शैतान एक न एक दिन मेरा कमर तोड़कर रहेगा। चल कबीर जल्दी से कॉल उठा ले, वरना कल के न्यूज़ के हेडलाइन में तेरी मौत का खबर छप जाएगा। चलो गाइज, मैं आप लोगों को कबीर का इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। इसका पूरा नाम डॉक्टर कबीर रावत है। इसका उम्र 23 साल है, जो वर्ल्ड के नंबर 1 यंगेस्ट और मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर है, जिन्हें वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड भी मिला है, जो अकाया का पर्सनल डॉक्टर के साथ बिजनेस पार्टनर भी है और साथ में खास दोस्त भी। और ये अकाया के अलावा किसी का भी इलाज नहीं करता, और इनके बारे में आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। अब स्टोरी में आते हैं। ये बोल कबीर डरते हुए कॉल को उठाने के लिए अपने हाथ में फोन को ले लेता है, लेकिन उसके फोन को उठाते ही कॉल कट हो जाता है, जिसे देख कबीर की आंखें डर के मारे बड़ी हो जाती है। फिर डरते हुए, हे भगवान ये क्या हो गया, ये कहकर कबीर जल्दी से वापस कॉल करने लगता है। वही इधर अकाया कबीर को कॉल ना उठता देख अपनी कोल्ड नजरों से फोन को घूरने लगता है। तभी कबीर का कॉल आता है, जिसे देख अकाया रिसीव कर अपनी सख्त कोल्डनेस आवाज में, डॉक्टर कबीर क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, तभी तो मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो। अकाया की कोल्डनेस भरी आवाज सुन फोन के दूसरे साइड कबीर डर के मारे कांपने लगा। उसे तो ऐसा लग रहा था कि आज वो इस शैतान के खतरनाक आवाज को सुनकर ही मर जाएगा। फिर कबीर जल्दी से अपने आप को संभाल कर अपनी कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दे यार अकाया, तेरे कॉल आते टाइम मेरे हाथों से फोन अचानक से नीचे गिर गया था, इसलिए मैं टाइम पर फोन नहीं उठा पाया। उसकी बात पर अकाया ने अपने वही कोल्डनेस भरी आवाज में कहा, वॉटएवर बट केयरफुल नेक्स्ट टाइम, वरना अगली बार तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। ये सुनकर तो कबीर के माथे में डर के मारे पसीने आने लग गए थे, जिसके कारण वो एक हाथ से अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए मन में, कितना क्रूर इंसान है ये, कम से कम दोस्त है, ये सोचकर प्यार से बात कर लेता और मेरी गलती को माफ कर देता। पर नहीं, इसे तो बस गुस्सा करना आता है और मारने काटने का ख्याल आता है। निर्दय।
खूस गही का स्मर्क, फिर डरते हुए फोन में कहा, प्लीज यार अकायर, अब तू मेरे ऊपर गुस्सा मत कर। और डॉक्टर कबीर बोल बोल कर टोंट मत मार, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। अब बता क्यों कॉल किया है। कबीर को पता था जब अकाया उससे गुस्सा होता था तो डॉक्टर कबीर कहता था, वरना नॉर्मली कबीर ही कहता था। उसकी बात सुन अकाया अपने आप को शांत कर जिसके लिए फोन किया था वो कहता है, वैसे कबीर मुझे लगता है तुम्हारी न्यू मेडिसिन मेरी बॉडी में काम कर रही है और मैं अब ठीक हो रहा हूँ। शायद मैं अब बाकियों की तरह इमोशन महसूस कर सकता हूँ। ये कहते समय अकाया को अपनी और त्रिशा की किस याद आ जाती है। वही ये सुनकर कबीर लगभग फोन में हैरानी से चिल्लाते हुए, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो। मैंने जो तुम्हें मेडिसिन दी थी उसमें सिर्फ 1% चांसेस था और अकाया तू बोल रहा है कि तू ठीक हो रहा। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। चैप्टर 32 अहान और राज को मिली पनिशमेंट। अब उसमें सिर्फ 1% चांसेस था और अकाया तू बोल रहा है कि तू ठीक हो रहा है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर तो अकाया को भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरे 14 सालों में ये पहली बार था जब उसे कोई फीलिंग महसूस हुआ था। तभी कबीर बोला, अच्छा ठीक है अकाया, तू इसके बारे में ज्यादा मत सोच, कल तू मुझे मेरे हॉस्पिटल में मिल, फिर तेरा फुल बॉडी चेकअप करेंगे तो कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। कबीर की बात सुन अकाया ने कुछ नहीं कहा और कबीर का फोन काट दिया। वही कबीर फोन काटने की आवाज सुन अपने हाथ में पकड़े फोन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोला, राक्षस जल्लाद गही का मेरा फोन काट दिया। द ग्रेट डॉक्टर कबीर का हूँ जिसके एक कॉल के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है, उसका कॉल काट दिया इसने। फिर कबीर अपने आप को समझाते हुए बोला, ये सब छोड़ कबीर, इस राक्षस से यही उम्मीद था, ये कभी नहीं सुधर सकता। ये बोल कबीर अपने फोन को टेबल में रख फिर से सोफे में पहले की तरह सोने के लिए लेट गया। वही सिंघानिया मेंशन में मिस्टर धीरज सिंघानिया त्रिशा को लेकर मेंशन के सेकेंड फ्लोर के एक बहुत ही खूबसूरत रूम में ले गए थे, जो दिखने में किसी राजकुमारी के रूम की तरह डेकोरेट किया गया था। वही धीरज सिंघानिया त्रिशा को रूम के तरफ इशारा करके हिचकिचाते हुए बोले, त्रिशा बेटा तुम्हें कैसा लगा रूम, तुम्हें पसंद तो आया ना रूम। उनकी बात सुन त्रिशा बहुत गौर से रूम को देख रही थी। वही त्रिशा को इस तरह रूम को गौर से देखते देख धीरज सिंघानिया का चेहरा टेंशन से भरा गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि त्रिशा को रूम पसंद नहीं आया, जिसके वजह से उनके चेहरे में हल्की मायूसी भी थी। जिसे देख त्रिशा मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी रूम बहुत अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत भी है, और थैंक यू दादाजी कि आपने मेरे लिए ऐसा रूम डेकोरेट किया, मुझे ये बहुत पसंद आया। त्रिशा की बात सुनकर तो धीरज सिंघानिया खुशी के बारे जैसे सातवें आसमान में उड़ रहे थे। फिर वो हंसते हुए बोले, थैंक यू मत बोलो बेटा, तुम भी तो हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो ना, तो तुम्हारे लिए तो इतना करना बनता है। उनकी बात सुन त्रिशा को बहुत अच्छा लग रहा था कि तभी धीरज सिंघानिया फिर बोले, अच्छा ठीक है त्रिशा, अब मैं जाता हूँ, तुम फ्रेश होकर आराम कर लो, वैसे भी तुम थक गई होगी ना। उनकी बात सुनकर त्रिशा बोली, जी दादाजी। उसके बाद धीरज सिंघानिया त्रिशा के रूम से चले गए। वही उनके जाने के बाद त्रिशा टोजो को बेड में रख देती है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कुछ टाइम बाद त्रिशा फ्रेश होकर आती है तो उसे ख्याल आता है कि उसके सारे ड्रेस तो लगेज में है और उसने तो अभी तक लगेज को अनपैक किया भी नहीं है। ये ख्याल आते ही त्रिशा अपने सिर पर मारते हुए, मैं भी ना कितनी बुद्धू हूँ, अपने छोटे छोटे कामों को भी करना भूल जाती हूँ। ये बोल त्रिशा रूम में अपने लगेज को ढूंढने लगी, लेकिन उसे अपना लगेज किसी भी जगह नहीं दिखा, जिसके कारण त्रिशा परेशान होते हुए, ओ गॉड यहाँ तो मेरा लगेज है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। तभी त्रिशा की नज़र क्लोजेट में गई, जहां उसने देखा ही नहीं था। वह जल्दी से क्लोजेट में चली जाती है, जहां उसे अपना लगेज दिख जाता है, जिसे देख त्रिशा चैन की सांस लेती है और लगेज के पास जाकर उसे अनपैक करने लगती है कि तभी उसकी नज़र क्लोजेट के अंदर जाती है, जो 3 बड़े बड़े भागों में बटा था। पहले भाग में अलग अलग डिजाइनिंग कपड़ों से ही भरा हुआ था, जिसे बहुत सलीके रखा गया था। वहीं दूसरे भाग में बूट, सूच, सैंडल, स्लीपर, वॉच को अलग अलग खंडों में रखा गया था। तीसरे भाग में डेली यूज किए जाने वाले मेकअप प्रोडक्ट और ज्वेलरी रखे हुए थे, जिसे देखते ही त्रिशा के चेहरे में मुस्कान आ गई। फिर त्रिशा जल्दी से कपड़े चेंज करके क्लोजेट से बाहर आ गई। अंडरस्को वही इधर स्टडी रूम में, जहां का माहौल बहुत गर्म था, वही राज और अहान अपना सर झुकाकर डर से कांपते हुए अकाया के सामने खड़े थे। इस वक्त उन दोनों को स्टडी रूम नरक जैसा लग रहा था।
और उनके सामने बैठा अकाया नरक के राक्षस के समान लग रहा था। कि तभी बड़ी हिम्मत करके अहान डरते हुए अपनी लड़खड़ाते हुए जुबान से, प्लीज भाई हमें माफ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं तो आपका छोटा भाई हूं, तो प्लीज मुझे पनिशमेंट मत दो, मेरे बदले राज भाई को दे दो प्लीज। अहान मासूम सा रोने वाला फेस बनाकर बोला। इस वक्त अगर अकाया की जगह कोई और होता तो अहान को देख उसका दिल पिघल ही जाता, लेकिन हमारा अकाया तो ठहरा पत्थर दिल वाला, वो कहाँ पिघलने वाला है। इधर राज अहान की बात सुन आंखें बड़ी बड़ी करके आह्वान को देखने लगा, जिसके कारण राज के मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रहा था, एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फिर राज मन ही मन अहान को बहुत कोसने लगा। कि तभी उन दोनों को अकाया की खतरनाक आवाज आए। मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, और तुम राज इस बेवकूफ की बातों में आकर ये क्या बेवकूफी कर गए, मुझे तुमसे भी ये उम्मीद नहीं थी। अकाया की बात सुन राज शर्मिंदगी के कारण अपना सिर और नीचे करके खड़ा हो गया। वही अहान तो अपने भाई के मुंह से अपने लिए बेवकूफ सुन उसका मुंह बन गया, एक्सप्रेशनलेस। इधर अकाया के बगल में खड़ा रोनित उन दोनों की ऐसी हालत देख मुंह दबाकर हंसने लगा। तभी अकाया रोनित से बोला, रोनित शकीरा को कॉल करके जल्दी यहाँ बुलाओ इन दोनों के पनिशमेंट के लिए, और हाँ शाकिरा यहाँ आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। अकाया की बात सुन रोनित बोला, जी सर। फिर अकाया वहां से चला गया। वही अकाया के जाते ही अहान फर्श पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों से अपने सीने को पीटते हुए, हे भगवान तू देख रहा है ना मुझ जैसे मासूम के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। यहाँ कुछ अच्छा करने जाता हूँ तो मेरे साथ ही गलत हो जाता है। इस दुनिया में मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ये कहकर अहान चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, लेकिन उसके आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, जिसे देख अहान बोला, अब तो इन आंसुओं ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जिसके कारण अहान आंख बंद करके और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। वही इधर राज और रोनित तो अपने अपने कान को बंद करके खड़े थे, क्योंकि उनको अहान की लाउड स्पीकर वाली दुख भरी दास्तान सुनकर अपने कान के पर्दे खराब नहीं करवाने थे। तभी रोनित ने राज से कहा, राज अगर तुम भी अपने कान की सलामती चाहते हो तो चलो यहाँ से। ये कहकर रोनित वहां से बाहर चला गया। वही राज भी उसके पीछे पीछे चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो कम सून।